हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं टॉपिक जनरल एंट्रीज का एंड जनरल एंट्रीज से आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस। बच्चों ये कुछ ऐसे स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर इन ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांजैक्शन जहां पर अक्सर हम लोग मिस्टेक करते हैं, मिसगाइड होते हैं, उन ट्रांजैक्शन के लिए समझेंगे एंट्री कैसे पास होती है। देखो बच्चों, हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं आपसे कैपिटल अकाउंट का। मेरा पहला टॉपिक आ रहा है कैपिटल अकाउंट। बच्चों लोग कैपिटल में समझते हैं कि बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम बिजनेस में लगाते हैं कैपिटल। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं इसे बोलते हैं पूंजी खाता, ठीक है। फिलहाल इसको इंग्लिश में बोलूंगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो इनिशियली आप बिजनेस पैसा लगाते हो वो क्या होता है, कैपिटल। तो बच्चों सबसे पहले ये सोचो कि कैपिटल अकाउंट हमारी पर्सनल रियल नॉमिनल में से कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो याद करो बच्चों, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव नेचर का अकाउंट होता है जो कि वास्तव में ओनर या प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों अगर मान लो जैसे मेरा नाम विवेक और मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, तो मुझे लिखना चाहिए एक्चुअली विवेक्स कैपिटल। मुझे क्या लिखना चाहिए, विवेक्स कैपिटल। बट अकाउंटेंसी कहती है कि कोई भी ओनर अपनी बुक में अपना नेम नहीं लिख सकता है। तो मैं अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता हूं, तो मैं नेम की जगह क्या लिखूंगा, ओनली कैपिटल अकाउंट। बट ये अंडरस्टूड रहेगा कि इससे पहले मेरा नाम हिडन है, छिपा हुआ है, जो मुझे शो नहीं करना होता। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो एक्चुअली ओनर को रिप्रेजेंट करता है, ये बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट होता है। तो दैट्स अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आता है क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज पर्सनल अकाउंट, ओके। अब देखिए मैंने ट्रांजैक्शन लिया कि बिजनेस स्टार्टेड या फिर कहें बिजनेस कमेंस या फिर कह सकते हो कैपिटल इंट्रोड्यूस विद कैश। हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया या कोई नया बिजनेस कमेंस किया या फिर हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। ओवरऑल मीनिंग सबकी सेम है कि एक नया बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से। मान लीजिए हमने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और हमने बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। तो सोचिए बच्चों इसकी एंट्री कैसे पास होगी। तो सबसे पहले ये सोचिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मुझे पैसा कैश बिजनेस में लगाना पड़ेगा। तो सोचिए इस ट्रांजैक्शन में कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है। सोचना बच्चों, यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको कि अगर प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है, तो कैश हमारे बिजनेस में आती है या कैश बिजनेस से चली जाती है। सोचना बच्चों क्या हो रहा है कि उस प्रोप्राइटर ने अपने घर से पैसा लेकर आया, मालूम मैं वो प्रोप्राइटर हूं, मैं ओनर हूं, तो मैं घर से 1 लाख रुपए लेकर आया और लाकर अपने बिजनेस में लगा दिया। अभी मैंने कोई खर्चा नहीं किया, लाके बिजनेस में लगा दिया। तो डोंट यू थिंक कैश हमारे बिजनेस में आएगा, आया ना। घर से पैसा निकला, घर से पैसा निकला कहां आया, बिजनेस में। अब बच्चों ध्यान रखो, हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है हमको मतलब नहीं, बिजनेस में क्या हो रहा है हमको इससे मतलब है। तो बिजनेस में कैश आएगा और जब बिजनेस में कैश आएगा तो आने वाली चीजें क्या होती हैं, डेबिट। कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, कैश हमारे बिजनेस में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस पैसा आ रहा है। टू अब क्रेडिट क्या करेंगे, तो सोचो बच्चों ये पैसा कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, हम खुद लगा रहे हैं। मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैं खुद बिजनेस पैसा लगा रहा हूं, तो मैं अपने आप को क्या करूंगा, क्रेडिट, क्योंकि मैं गिवर हूं, मैं अपने आप को क्रेडिट करूंगा। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिख सकता, तो नेम की जगह मैं यहां पर क्या लिखूंगा, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ये अंडरस्टूड रहेगा कि कैपिटल से पहले मेरा नाम छिपा हुआ है, हिडन है, जो मुझे शो नहीं करना, ठीक है। तो मेरी जो एंट्री बनेगी इसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसी भी बिजनेस में ऑलवेज ये फर्स्ट एंट्री पास होती है कि बिजनेस में जब भी आप कैपिटल लगाएंगे पैसा बिजनेस में आएगा, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बच्चों मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है ड्रॉइंग्स अकाउंट। एक नया चीज आ रहा है ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। ड्रॉइंग मीनिंग होता क्या है बच्चों? ये ड्रॉइंग्स वर्ड बनता है ड्रॉ करने से, और ड्रॉ करना कोई भी चीज निकालना, ड्रॉ करना, ठीक है। ड्रॉइंग्स अकाउंट इसको बच्चे हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं आहरण खाता, इंग्लिश में बोलता हूं ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो बच्चों ड्रॉइंग का मीन्स क्या हुआ कि जब कोई बिजनेस ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश ड्रॉ कर लेता है या समटाइम गुड्स ड्रॉ कर लेता है, तो उसकी इस एक्टिविटी को बोलते हैं ड्रॉइंग्स। जब कोई ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकाल लेता है या गुड्स निकाल लेता है, किस लिए? पर्सनल पर्पस के लिए, तो ये कहलाता है ड्रॉइंग्स। अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस चल रहा है और आज मुझे अपने घर के पर्पस से, अपने पर्सनल यूज के लिए सपोज करो 5000 रुपीज की जरूरत है, तो ये 5000 रुपये मैं कहां से लाऊंगा? क्या लोगों से मांगता जाऊंगा क्या? नहीं भाई, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? अपने बिजनेस से 5000 रुपये निकाल कर घर ले जाएंगे। तो ये मैंने क्या किया? ड्रॉइंग्स किया। ये क्या हो गया? ड्रॉइंग्स। बच्चों ड्रॉइंग्स कैश के फॉर्म में हो सकती है और ड्रॉइंग्स समटाइम गुड्स के फॉर्म में हो सकती है। कि मान लो मेरा कोई जनरल मर्चेंट का बिजनेस है और हमारी शॉप में ऑयल सोप वगैरह बिकते हैं, तो मान लो आज मुझे अपने घर के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए सब उसको मुझे ऑयल या सोप वगैरह जरूरत पड़ती है, तो क्या ये ऑयल या सोप हम मार्केट से खरीदेंगे क्या? प्रैक्टिकली सोचो नहीं, हम इसी का बिजनेस ही करते हैं। तो मैं क्या करूंगा? अपने पर्सनल यूज के लिए सोप या ऑयल निकाल कर घर ले गए, तो ये मैंने क्या किया? ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ड्रॉइंग कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और ड्रॉइंग गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। अब सोचना बच्चों कि ड्रॉइंग्स अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो फिर से सोचो बच्चों कि ये ड्रॉइंग्स कौन कर रहा है? क्या कोई बाहरी व्यक्ति ड्राइंग कर रहा है क्या? नहीं, ड्राइंग क्या कौन कर रहा? हम खुद कर रहे हैं। बिजनेस ओनर खुद कर रहा है ड्राइंग, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ओनर अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखता, तो इस बात को क्या बोलता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट भी एक्चुअली ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है, और ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है क्योंकि ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए बच्चों, इसके लिए ट्रांजैक्शन कैसे होगा कि मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। बच्चों जहां भी क्वेश्चन में ये वर्ड दिखाई पड़े आपको, पर्सनल यूज या पर्सनल पर्पस, तो तुरंत समझ जाएगा कि पर्सनल यूज का मतलब क्या हो रहा है? ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज का मतलब क्या हो रहा है? ड्रॉइंग्स। तो जैसे क्वेश्चन बोला कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो मैं तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है? ड्रॉइंग्स। अब देखना बच्चों, मैंने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकाल लिया, तो मैं कौन हो गया? रिसीवर। और रिसीवर डेबिट होता है। मैं अपने आप को डेबिट करूंगा लेकिन नाम नहीं लिख सकता, तो नेम की जगह क्या लिखूंगा? इस बार ड्रॉइंग्स अकाउंट। नेम की जगह क्या लिखा जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि ड्रॉइंग ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंट्री बनी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। हम रिसीवर है, रिसीवर डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। 2 अब सुनिए कैश, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, मैंने पैसा निकाल लिया तो कैश बिजनेस चला गया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बिजनेस से कैश चला गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री बन गया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब एक बात देखना बच्चों, कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट दोनों ओनर को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट होते हैं, और ये दोनों पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आता है। बट एक बात देखना बच्चों कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल जब लगाई जाती है तो हम कौन हो जाते हैं? गिवर। हम कैपिटल लगा रहे हैं, मैं कौन हो गया? गिवर, और गिवर ऑलवेज क्रेडिट होता है। और जब ड्रॉइंग्स की जाती है तो हम कौन हो जाते हैं? रिसीवर, क्योंकि हम पैसा ड्रॉ कर रहे हैं तो हम कौन हो गए? रिसीवर, और रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए ड्रॉइंग्स के लिए एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, एक और एंट्री देखते हैं। देखो अभी मैंने कैश के रूप में ड्रॉ किया था, अब मैं क्या कर रहा हूं? गुड्स के फॉर्म में ड्रॉ। यस बच्चों, अब ड्रॉइंग्स के लिए एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन कहता है गुड्स ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। इस बार मैंने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश नहीं गुड्स ड्रॉ किया है, गुड्स ड्रॉ किया है। तो एंट्री कैसे बनाऊंगा कि मैं फिर से कहूंगा कि ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, क्योंकि हम है रिसीवर और रिसीवर डेबिट होता है।
तो मैंने अपने आप को डेबिट कर दिया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। बट सोच रहे हैं बच्चों, इस बार मैं कैश ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कैश ड्रॉ कर रहा होता तो लिखता टू कैश अकाउंट, लेकिन मैं इस बार क्या कर रहा हूं, गुड्स ड्रॉ कर रहा हूं, तो बिजनेस से गुड्स निकल रहा है, तो मुझे लिखना चाहिए टू गुड्स अकाउंट। बट प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटेंसी में गुड्स के नाम से कोई अकाउंट तो बनता नहीं। गुड्स दो पार्ट हो जाते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब सोचना बच्चों कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सेल कर सकता है क्या? क्या मैं अपने आप को सेल करूंगा क्या? नहीं ना, तो सेल्स अकाउंट यहां पे इफेक्ट करेगा नहीं। तो यहां पर क्या आएगा, टू परचेज अकाउंट। बच्चों इसे हम लोग एक एडजस्टमेंट मानते हैं और यहां परचेज अकाउंट को हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो टू परचेज अकाउंट। अब आप कहेंगे सर जी परचेज को यहां पर क्रिएट क्यों हुआ? परचेज को यहां पर क्रिएट क्यों हुआ? परचेज तो आप हमेशा कहते हैं डेबिट होता है, मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज आप क्रिएट क्यों हुआ? समझना बच्चों, जब भी बिजनेस से कोई गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाता है, जब भी बिजनेस से कोई गुड्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, तो इसे हम एक एडजस्टमेंट मानते हैं और वहां परचेज अकाउंट को हम लोग क्रिएट कर देते हैं, वहां परचेज अकाउंट क्रिएट हो जाता है। वैसे तो परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, नॉर्मल केस में परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, बट किसी रेयर ऑफ द केस में, किसी एक्सेप्शनल केस में, जब भी बिजनेस से कोई गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट चला गया, विदाउट एनी प्राइस फ्री ऑफ कॉस्ट चला गया, तो वहां परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये एक एडजस्टमेंट माना जाता है, उतने से परचेज अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं, चलिए ठीक है। तो क्योंकि यहां पर मेरा बिजनेस से हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिया, तो हम अपने आप को तो पैसा देंगे नहीं, तो मेरे बिजनेस से ये गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट चला गया, तो परचेज अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। चलिए बच्चों मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर परचेज अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, जहां पर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स मेरे पास से चला जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, गुड्स गिवन इन चैरिटी। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, गुड्स गिवन इन चैरिटी, हमने चैरिटी के रूप में गुड्स दे दिया। अब सोचना बच्चों, मान ली मेरी एक शॉप है और मेरे पास कोई भिखारी आया, कहा सर कुछ दे दीजिए, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको कैश नहीं दिया, मैंने उसको क्या दिया, अपना कोई गुड्स दे दिया, अपना कोई गुड्स दे दिया। तो इसकी एंट्री तो पास करोगे ना, गुड्स हमारे पास से चला गया, तो एंट्री क्या बनाओगे, चैरिटी के रूप में गुड्स दिया गया। चैरिटी हमारा क्या हुआ, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल फॉर्म में आता है, तो एंट्री क्या बनाऊंगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी हमारा एक्सपेंसेस है, नॉमिनल फॉर्म में आता है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। सोचिए बच्चों, अगर ये चैरिटी मैंने कैश के फॉर्म में दिया होता तो लिखते टू कैश अकाउंट, बट मैंने कैश नहीं दिया, मैंने गुड्स दिया, तो मेरे बिजनेस से ये गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट चला गया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चला गया, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। जब भी गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाए तो वहां परचेज अकाउंट क्रिएट हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहां परचेज अकाउंट क्रिएट होता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। बच्चों मैंने जगह जगह अपने कस्टमर्स को फ्री में सैंपल के रूप में अपना गुड्स दे दिया, अपने गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सोचना बच्चों, अब फ्री सैंपल तो कोई अकाउंट होता नहीं। अब एक बात सोचो बच्चों कि फ्री में अगर मैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, सोचो ऐसा क्यों करता हूं, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, अपने बिजनेस का या प्रोडक्ट का ऐड कराने के लिए। तो इसे हम क्या नाम देंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इसमें क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं ना, तो ये मेरा क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। फिर सोचना बच्चों कि ये जो हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है वो गुड्स के फॉर्म में हो रहा है, हमारे पास से गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट चला गया, तो यहां परचेज अकाउंट फिर से क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, नॉर्मली परचेज अकाउंट तो हमेशा हम लोग डेबिट करेंगे, लेकिन किसी रेयर ऑफ द केस में जब बिजनेस से कोई गुड्स फ्री का चला गया तो वहां परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन। आइए अब इसके बाद एक और केस लेते हैं, इन द केस ऑफ चेक ट्रांजैक्शन, कि चेक वाले केस में हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं। यस बच्चों, अब देखते हैं चेक वाले ट्रांजैक्शन में हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं। बच्चों हम लोग चेक समझते हैं, चेक क्या होता है कि चेक से हम किसी पार्टी को पेमेंट कर भी सकते हैं और कोई पार्टी भी मेरे को चेक से पैसा दे सकती है, ठीक है। तो चेक वाले ट्रांजैक्शन में
ऑलवेज याद रखिएगा बच्चों, हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट करता है। चेक वाला जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो यार को वहां बैंक अकाउंट इफेक्ट करेंगे। समटाइम कुछ बच्चे लिख देते हैं चेक अकाउंट डेबिट या चेक अकाउंट क्रेडिट, बट यार को चेक अपने आप में कोई अकाउंट नहीं होता, चेक के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनता, अकाउंट बनता है बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो चेक की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। और बच्चों ये तो हम लोग समझते हैं कि बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। बैंक नेम वाला अकाउंट होता है ना, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, नेम वाला अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, अब देखना बच्चों कि चेक वाले केस में हमको एंट्री कैसे पास करनी है। जैसे हमने फर्स्ट केस लिया कि अमाउंट पेड टू दिनेश बाय चेक, हमने दिनेश को पेमेंट किया बाय चेक। तो देखो बच्चों इस ट्रांजैक्शन में दिनेश को पैसा दे रहे, तो दिनेश कौन हुआ, रिसीवर, और रिसीवर डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी कि दिनेश डेबिट, दिनेश को पैसा दिया, दिनेश डेबिट। टू, सोचिए बच्चों अगर ये अमाउंट मैंने कैश के रूप में दिया होता तो लिखते टू कैश अकाउंट, लेकिन ये पैसा मैंने कैश के रूप में नहीं चेक के रूप में दिया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बन गई, दिनेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखना आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहां पर बैंक अकाउंट को हमने क्रिएट क्यों किया, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। तो बच्चे बिल्कुल लॉजिक है, अकाउंटिंग में पूरा लॉजिक चलता है, बिना लॉजिक कुछ नहीं होता। सोचना अगर मैं किसी पार्टी को चेक से पैसा देता हूं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वो पार्टी क्या करेगी, अपने इस चेक से मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेगी। अगर किसी पार्टी को चेक से पैसा देते हैं तो सोचो पार्टी को चेक क्या करती है कि वो मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेती है, यानी हमारे बिहाफ पर हमारा बैंक उसको पेमेंट करता है। यही होता है ना, हमारे बिहाफ पर हमारा बैंक उस पार्टी को पेमेंट करेगा। तो बैंक कौन हो गया, गिवर, देने वाला, और गिवर क्या होता है, क्रेडिट। तो बैंक को हमने कर दिया क्रेडिट क्योंकि बैंक यहां पर पेमेंट करेगा। तो टू बैंक अकाउंट। ओके, तो एंट्री बन गई दिनेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो फिर से अमाउंट रिसीव, इस बार मैं पैसा रिसीव कर रहा हूं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम रमेश बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन सेम डे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट देखना, अगर मुझे किसी पार्टी से चेक मिलती है तो ये जरूर देख लेंगे कि वो चेक हमने सेम डे डिपॉजिट किया है या कोई डिफरेंट डे डिपॉजिट किया है, क्योंकि यहां पर इसका इफेक्ट पड़ता है। जरा कुछ जब हम किसी पार्टी को चेक से पेमेंट करते हैं तब मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो पार्टी चेक को कब लगाती है बैंक में, वो 2-3 बार लगाया, 4 दिन बार लगाया, 10 दिन बार लगाया, उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन जब मुझे चेक से पैसा मिलता है तो मैं जरूर देखूंगा कि वो चेक हमने सेम डे डिपॉजिट किया बैंक में या डिफरेंट डे। बच्चों अगर क्वेश्चन में कुछ बात मेंशन ना हो तो ये बात हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम ये बात मान लेते हैं कि सेम डे चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। फिलहाल मैंने यहां लिख भी दिया है कि डिपॉजिट इनटू द बैंक सेम डे उस चेक को हमने बैंक में लगा दिया। तो एंट्री कैसे होगी, सोचना हमको ये पैसा चेक से मिल रहा है और वो चेक वाला अमाउंट हमने बैंक में लगा दिया, चेक को बैंक में लगा दिया सेम डे, तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर हो गया। हमने बैंक में चेक भेज दिया तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर, और रिसीवर डेबिट होता है तो बैंक अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट। अब मुझे ये पैसा किससे मिला था, पार्टी का नाम क्या था, रमेश, वो गिवर है, देने वाला, और देने वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। बात समझ आई कि मुझे चेक से पैसा मिला तो मैं क्या करूंगा, वो चेक को बैंक में लगा दिया, बैंक कौन हो गया, रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कर दिया। अब मुझे ये चेक किससे मिली थी, रमेश से मिली थी, रमेश कौन था, गिवर, और गिवर क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक डेबिट टू रमेश अकाउंट। ठीक है, अब देखना कि अगर किसी पार्टी से हमको चेक मिलती है लेकिन वो चेक हमने सेम डे डिपॉजिट बैंक में नहीं किया बल्कि किसी डिफरेंट डे डिपॉजिट किया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद डिपॉजिट किया, तो उस केस में हमारी एंट्री में थोड़ा चेंजेस होगा। और एंट्री कैसे पास होगी वो देखिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम रमेश, फिर से मुझे रमेश से पैसा मिल रहा है बाय चेक ऑन 10th अप्रैल। मुझे ये चेक कब मिली, 10th अप्रैल को मिली, बट इसको मैंने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया। हमने क्या लिखा, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 12th अप्रैल। बच्चों मुझे ये चेक मिली कब थी, 10th अप्रैल को,
और उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट कब किया? 12 अप्रैल को। तो अब इसकी 2 एंट्री पास हो जाएगी। कैसे? देखना, पहले 10 अप्रैल में हमको इस पार्टी चेक मिला, अभी हमने बैंक में लगाया नहीं था, क्यों? चेक मिला है। तो जब केवल चेक मिला, अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया, तो यहां पर एक अकाउंट आएगा चेक इन हैंड के नाम से। हमको ये चेक मिल रही है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब यहां बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैंने उस चेक को बैंक में नहीं लगाया है, तो मुझे केवल चेक मिली है, बस मेरे हाथ में भी चेक है, तो मैं क्या लिखूंगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, ये चेक हमको किससे मिली थी? पार्टी का नाम रमेश, टू रमेश। रमेश गिवर है, उसको क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है। अब देखना, जब 12 अप्रैल को हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो अब बैंक रिसीवर हो गया। अब जब बैंक रिसीवर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब टू भी क्या लिखेंगे? तो सोचो बच्चों, हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया, तो मेरे पास से वो चेक चली गई। जो चेक हमको पहले मिली थी, वो चेक मेरे हाथ से चली गई, तो क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो जो चेक इन हैंड अकाउंट हमने पहले डेबिट कराया था, उसको वापस से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। इस तरह मेरा चेक इन हैंड अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है। तो ये एंट्री पास होगी अगर डिफरेंट डे चेक को डिपॉजिट किया जाता है। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन जहां अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते थे, बट होप सो अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। तो हम अपनी वीडियो बच्चों यहां पे स्टॉप करें। आपसे गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।